सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट लेकर आया हूं दोस्तों। तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के लिए 75 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन का और 75 प्रश्न होंगे डीएलएड विषय से। तो दोस्तों, ये सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न जो जिस टाइप से पूछा जाएगा तो वही पूरे प्रश्न जो होंगे वो परीक्षा के सिलेबस के अनुसार से ही होंगे। तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहते हैं? जी हाँ, अपने से बात करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, स्वगत भाषी। जी हाँ, स्वगत भाषी कहते हैं। जो लोग स्वयं अपने से बात करते हैं उसे स्वगत भाषी कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, विभ्रंश घाटी बनती है। जी हाँ, विभ्रंश घाटी किस कारण से बनती है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दो भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? जी हाँ, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नासेर झील। जी हाँ, नासेर झील। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, संयुक्त सप्लाई का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्याही और फाउंटेन पेन। जी हाँ, स्याही और फाउंटेन पेन। नेक्स्ट है 5 नंबर का, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? जी हाँ, जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो उस समय अशांति कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला में। जी हाँ, तक्षशिला में उस समय अशांति था। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? यह दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में। जी हाँ, 1957 में ही दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। जी हाँ, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, भारत का जो जीव मंडल रिजर्व जो है नंदा देवी वो यूनेस्को में शामिल है। तो वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड़ लगाकर, यानी कि वन रोपण द्वारा। जी हाँ, जब पेड़ लगाएंगे, वन रोपण करेंगे तो वृक्ष का जो जड़ होता है मिट्टी को पकड़े रहता है, जिसके कारण से मिट्टी कटाव कम होगा और मृदा अपरदन रुकेगा। नेक्स्ट है 10 नंबर का, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई में, जो कि असम राज्य में है। जी हाँ, भारत में जो पहला तेल शोधन जो तेल शोधने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए जो परिष्करणशाला जो स्थापित की गई थी वह स्थापित की गई थी डिगबोई में, जो कि असम में है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है सौराष्ट्र में है। जी हाँ, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है 12 नंबर का, गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला मिश्रण थी, किसका मिश्रण था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। जी हाँ, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का ये गंधार कला मिश्रण थी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, मुहम्मद गवान खालिस्तान है कि राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। यानी मोहम्मद गवान ये किस राज्य में प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहमनी राज्य में। जी हाँ, बहमनी राज्य में मोहम्मद गवान बहमनी राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। जी हाँ, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट है 15 नंबर का, अल्पाधिकार में होते हैं। जी हाँ, अल्पाधिकार में कौन होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ विक्रेता। जी हाँ, कुछ विक्रेता जो होते हैं वो अल्पाधिकार में होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत कम ही अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। जी हाँ, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए 1947 में बाउंड्री कमीशन यानी सीमांकन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर रेडक्लिफ ने। और दोस्तों इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी अध्यक्षता 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का, फासिज्म विश्वास करता था। फासिज्म विश्वास किसमें करता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक दल की प्रणाली में। जी हाँ, एक दल की प्रणाली में फासिज्म विश्वास करता था। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? जी हाँ, कौन सा आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारी चयन आयोग। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग यह संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? जी हाँ, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी अल्मीडा। जी हाँ, डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, जबकि वास्को डी गामा जो है यह भारत सबसे पहले पहुंचा था 1498 में। इसलिए इसे कहा जाता है कि भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा, यह भी पुर्तगाल का था और वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। नेक्स्ट है 21 नंबर का, विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? जी हाँ, विलियम बेंटिंग निम्न में से कौन सा सुधार उपाय को लागू नहीं किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दास्ता का अंत। जी हाँ, दास्ता का अंत विलियम बेंटिंग के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये 3 कार्य जो है सुधार कार्य किया गया था, लेकिन दास्ता का अंत विलियम बेंटिंग के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर का, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? जी हाँ, थॉमस पेन का कौन सा काम था जो उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर है ये सामान्य बुद्धि। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है 23 नंबर का,
कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? जी हाँ, पर्णपाती वनस्पति से संबंधित कौन सी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदार। जी हाँ, देवदार जो है ये पर्णपाती वनस्पति नहीं है। नेक्स्ट है 24 नंबर का। 24 में कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। यानी कि आवश्यकता है 20 लोगों का और कार्यरत है 30 लोग, तो इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है 25 नंबर का, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? जी हाँ, अवमूल्यन का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी। जी हाँ, मुद्रा के बाह्य मूल्य में जब कमी होता है तब उसे अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो उसे किसके द्वारा भेजा जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों जब राष्ट्रपति के द्वारा जब भेजा जाता है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जब उसे राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाए। नेक्स्ट है 27 नंबर का, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? जी हाँ, राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन का समय दिया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? जी हाँ, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ, संसद के दोनों सदन का सदस्य होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? जी हाँ, कौन सी जो है रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल रबी फसल नहीं है। जी हाँ, क्योंकि चावल जो है वह खरीफ फसल है। और दोस्तों यहाँ राई, गेहूँ और चना ये सभी रबी फसल है, जबकि चावल खरीफ फसल है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कोलकाता और दिल्ली किसके जुड़े हुए हैं? जी हाँ, कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले NH को यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, NH2। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो है वह कोलकाता और दिल्ली को जोड़ती है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, स्तंभ यानी कि तना होता है। तना क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती। जी हाँ, यह प्रकाश की ओर यह बढ़ता है। जी हाँ, प्रकाशानुवर्ती का मतलब होता है प्रकाश की ओर बढ़ना। नेक्स्ट है 32 नंबर का, शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है? इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आने वाली सौर विकिरण। आने वाली सौर विकिरण को ही इंसुलेशन का कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल भूभाग। जी हाँ, लाल भूभाग यानी कि लाल क्षेत्र को ही टेरा रोसा कहते हैं। नेक्स्ट है ये 34 नंबर का प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवसूचन करते हैं? जी हाँ, अवचूषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे उसको सोखते हैं और ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर का, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? जी हाँ, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वह किसको हानि पहुंचाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सुपरसोनिक के लिए
वह सही आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन मंडल को। जी हाँ, ओजोन मंडल को सुपरसोनिक जो विमान है वह ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। और दोस्तों ओजोन मंडल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है जो कि हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखेगा। जी हाँ, जब कोई वाहन ड्राइवर जो है वह पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो उस समय अपनी गाड़ी का जो गियर का अनुपात रखेगा वह क्या रखेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 के बराबर या उससे अधिक रखेगा। जी हाँ, गियर का अनुपात 1 या उससे ज़्यादा रखेगा। नेक्स्ट है 37 नंबर का, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ, तारों स्टार्स को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लेकिन यहाँ स्टार्स नहीं है दोस्तों, यहाँ जो वायर है, जी हाँ वायर जो है तार को जो जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रृंखला बंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जी हाँ, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU कहा जाता है। जी हाँ, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह जो है गणित के लिए उसमें गणना करने के लिए वो लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वह काम करता है। तो वह किस प्रभाव पर काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जी हाँ, वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न, खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ, खाद्य पदार्थ में जब लोहे की कमी होती है तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनीमिया बीमारी होती है। जी हाँ, लोहे की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तत्व नहीं है। जी हाँ, चुंबकीय तत्व जिसमें चुंबक ना सटे वो चुंबकीय तत्व कहलाता है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी। जी हाँ, लकड़ी में है जो चुंबक कभी सटता नहीं है क्योंकि वह जो है चुंबकीय तत्व नहीं है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सहसंयोजक अणु है। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न, किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। जी हाँ, फूल का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं पिस्टिल। जी हाँ, उसे पिस्टिल कहते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया है। जी हाँ, 5 जगत में जीव को कौन वर्गीकृत किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हिटेकर ने। जी हाँ, व्हिटेकर के द्वारा जो जीव है उसे 5 वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, 5 वर्गों में बांटा गया है। और दोस्तों उसमें आता है, एक आता है प्रोटिस्टा। जी हाँ, 5 वर्ग में एक है प्रोटिस्टा और एक है फंगी, जो दूसरा है वो है फंगी, तीसरा है प्लांट और चौथा है ये एनिमेलिया। जी हाँ, एनिमेलिया और एक है मोनेरा। जी हाँ, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी और प्लांट और एनिमेलिया, तो इस प्रकार से ये एनिमल को ही एनिमेलिया शब्द दिया गया है। इस प्रकार से व्हिटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न है कि भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है। यानी कि शक्ति का जो फॉर्मूला है वो किस परिभाषा पर उसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य बटा समय। जी हाँ, कार्य बटा
समय को ही शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, गलत कथन कौन सा है, तो कथन पढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि रक्त अम्लीय होता है। जी हाँ, रक्त जो है अम्लीय होता है, यह कथन ही गलत है, क्योंकि रक्त जो होता है वह क्षारीय होता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन जो है वह गलत है। बाकी देखिए, पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, अमाशी रस में HCl होता है, पीत रस क्षारीय होता है। ये तीनों सही ऑप्शन है, और गलत ऑप्शन है रक्त अम्लीय होता है, यह गलत ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 47 नंबर का, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। जी हाँ, सदिश राशि कौन सी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेग। वेग जो है यह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो उसी को सदिश राशि कहा जाता है, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों अदिश राशि है, जबकि वेग जो है वह सदिश राशि है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। तो पचाने में मदद कौन करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुक्षांश। जी हाँ, रुक्षांश जो होता है वह हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है। जब गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है क्योंकि काइनेटिक ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, माचिस की तिल्ली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है। यानी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड किससे बना हुआ होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोरेट का। जी हाँ, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है वो पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, कि वह बाह्य बल जो सर्कुलर मशीन यानी वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, क्या कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रपसारी। जी हाँ, केंद्रपसारी बल कहलाता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितना हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मीटर। न्यूनतम दूरी 17 मीटर होगा, तब स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा जगत से। जी हाँ, कीट ऑर्थोपोडा जगत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गैमेट की शुद्धता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडल ने। जी हाँ, मेंडल। नेक्स्ट है 55 नंबर का, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरल ने। जी हाँ, हेनरी बेकुरल ने ही रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। नेक्स्ट है 56 नंबर का, कि संविधान, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। जी हाँ, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस संविधान से ली गई है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है 57 नंबर का, किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने यह एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति अब ब्रिटिश शासक को हस्तांतरित की जा रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कि एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है। एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
पटना में। जी हाँ, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। जी हाँ, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने महत्वपूर्ण अदा की थी? जी हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका की अदा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। इसलिए आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जी हाँ, कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। जी हाँ, कन्नी जनजाति केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जफरान की खेती के लिए उपयोगी है? जी हाँ, जफरान की खेती के लिए कौन सा उपयोगी है? यह केसर का एक स्थानीय रूप है। जी हाँ, केसर का ही स्थानीय रूप है जफरान। जी हाँ, तो इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करेवा। जी हाँ, करेवा। नेक्स्ट है 63 नंबर का, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी निकलती है, चेनाब। नेक्स्ट है 64 नंबर का, नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? जी हाँ, नंद वंश का प्रथम शासक कौन सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद। जी हाँ, महापद्म नंद। और इसका अंतिम शासक था घनानंद। जी हाँ, घनानंद। नेक्स्ट है 65 नंबर का, अशोक ने किसे पराजित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धम्म को। जी हाँ, अशोक ने धम्म को प्रचार करके साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट है 66 नंबर का, और दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग दोनों प्रश्न पूछा जाएगा इसके सामान्य अध्ययन के साथ साथ। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के साथ साथ मैथ और रीजनिंग का भी कुछ प्रश्न होगा, 5-5 प्रश्न। तो आइए देखते हैं मैथ का ये प्रश्न। यहाँ कहता है 66 नंबर में, राम की आय और श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है। राम की जो आय है वह श्याम की आय से 100 रुपया ज़्यादा है। यदि राम और श्याम की औसत आय, औसत कह रहा है, औसत आय 850 रुपया है, तो राम की आय कितनी है? दोस्तों यहाँ दिमाग लगाना है कि औसत दो का औसत है, तो दो व्यक्ति का औसत 850 है। इसलिए अगर हम दोनों के राशि को अगर जोड़ दें तो 850 अब प्लस 850 अगर करेंगे तो 850 और 850 अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1700। और कहता है कि राम के पास श्याम से जो है 100 रुपया ज़्यादा है, तो इसी को दो भाग में बांटेंगे। एगो के पास 100 रुपया ज़्यादा रहेगा तो एगो के पास रहेगा 900 और एगो के पास रहेगा 800। ये दोनों मिला के होता है 1700। तो यहाँ 900 देखिए और राम के पास रहेगा और 800 श्याम के पास रहेगा, तो 900 जो है वो 100 ज़्यादा है कि नहीं? 100 ज़्यादा है 800 से, इसलिए इसका सही आंसर होगा 900, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, दो वर्गों के जिनमें से एक का विकर्ण दूसरे की तुलना में दुगना है। दो वर्ग है और उसमें से एक का विकर्ण जो है दूसरे से दुगना है। जी हाँ, दूसरे से दुगना है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों एक का विकर्ण को मान लेंगे कि x है और एक का विकर्ण जो है 2x है, क्योंकि दुगना है। और जब वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जी हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल एक होता है भुजा स्क्वायर। और लेकिन यहाँ विकर्ण का बात किया जा रहा है तो विकर्ण का फॉर्मूला देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्ण के स्क्वायर। जी हाँ, विकर्ण का स्क्वायर होता है, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो वो होता है। तो यहाँ पर दो विकर्ण दिया गया है, एक x है
और एक 2x है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 और गुने जो दूसरा विकर्ण है 2x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और अनुपात निकालना है तो बटा करना है, यानी कि 1/2 और x का स्क्वायर कर देंगे। जी हाँ, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में 4 है और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों 4:1 होगा। जी हाँ, 4:1, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 68 नंबर का। देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रकार का जब प्रश्न रहे 10% बढ़ाया जाए, तो देखिए 100 में से 10 बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। जी हाँ, 110। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 110 में 110 2 बार लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 100। तो 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 1 0, यानी 11 गुना करेंगे तो 121। तो यहाँ देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 21% जो है वह अधिक वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का। जी हाँ, 69 में दिया गया है कि एक बक्सा है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। जी हाँ, उसमें 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का रखा हुआ है। सिक्कों की कुल संख्या 378 है, जो उसमें टोटल सिक्का है वह 378 सिक्का है। अब दोस्तों यहाँ क्या कहता है कि उपर्युक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, यानी कि 13:11:7 है, यानी कि ये 13 हुआ और 11 हुआ और ये 7 हुआ, और टोटल सिक्का जो है वह 378 सिक्का है। जी हाँ, टोटल सिक्का जो है 378 सिक्का है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो ये रुपया जो है, 1 रुपया वाला टोटल हो जाएगा 13 रुपया, 50 पैसा वाला 11 सिक्का है। जी हाँ, 50 मूल्य 13 सिक्का का जो अनुपात है, मूल्य का अनुपात दे रहा है 13 रुपया, 11 रुपया और 7 रुपया। जी हाँ, 13 रुपया, 11 रुपया और 7 रुपया। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 11 रुपया, इसका मतलब ये टोटल 22 सिक्का रहेगा, और ये 7 रुपया, इसका मतलब ये टोटल 25 पैसा वाला टोटल 7 रुपया है, तो इसका मतलब है कि टोटल सिक्का 28 रहेगा। जी हाँ, तो 1 रुपया का जो मूल्य है 13 रुपया है, तो 13 सिक्का टोटल होगा, और 22 50 पैसा वाला 11 रुपया, इसका मतलब 22 सिक्का होगा, और ये टोटल जो 7 रुपया 25 पैसा वाला, इसका मतलब है कि ये टोटल 28 सिक्का होगा। तब पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 25 पैसा वाला सिक्का जो देखिए यहाँ 28 है, तो यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर में 28 लिख देंगे और बटा में तीनों जोड़ करके लिख देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63। जी हाँ, और टोटल जो सिक्का है, जो टोटल जो मूल्य है वह है 378, तो इसको 378 से गुना कर देंगे। जी हाँ, 378 से इसको गुना कर देंगे। अब इसको कट करेंगे तो देखिए 28 7 से कटता है, 7 चौके 28 और 7 नवा 63, 9 से कटता है, 9 चौके 36 और 9 दूना 18, यानी 42 आया। 42 में जब 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 4 चौके 16, 168 होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए 168। नेक्स्ट है 70 नंबर का। 70 में दिया गया है कि एक दुकानदार को 630 रुपया में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। कोट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 630 रुपया में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। तो कोट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कोट का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब प्रश्न कहता है कि 100 रुपया का जो है इसको 105% यानी 5% लाभ होता है बटा 100, जब इसको 630 रुपये में बेचता है तब। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो x का मान यहाँ पर
आ जाएगा। जी हाँ, इसे x का मान आएगा। तो दोस्तों यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 600 रुपया। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर का, उस सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो खाली स्थान को भरने पर श्रृंखला पूरा करेगा। जी हाँ, यहाँ 37 है, 37 से 52, 52 से 77, 77 से 112 और उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि 37 और 52 में टोटल 15 बढ़ रहा है। जी हाँ, टोटल प्लस हो रहा है 15। और फिर देखते हैं कि 52 और 77 में जो बढ़ रहा है वो टोटल 25 बढ़ रहा है। और 77 और ये 112 में 35 बढ़ रहा है। इस प्रकार से देख रहे हैं कि 15, 25, 35, तो इसका मतलब इसमें प्लस हो जाएगा 45। जब 45 जब प्लस करेंगे तब 45 2 47 10 57 यानी कि 157 होगा अगला। इसलिए आंसर ऑप्शन बी होगा 157। नेक्स्ट है 72 नंबर का, कि किसी कूट भाषा में महेश को, यहाँ देखिए HSEHAM लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए उलट करके महेश लिखा है, MAHESH, यानी सभी संख्या को उलट दिया गया है। तो यहाँ मैनेजर का जो संख्या है सबसे पहले आ जाएगा R, उसके बाद आएगा E, उसके बाद GENAM। जी हाँ, REGENAM। तो देखिए यहाँ REGENAM ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 73 नंबर का है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार चौथे अक्षर समूह से संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में देखेंगे कि F का संबंध G से है, तो F में 1 जोड़ेंगे तो F के बाद G आता है। I में अगर 2 जोड़ेंगे तो K आता है। L में 3 जोड़ते हैं तो O आता है, क्योंकि L M N O। E में 4 जोड़ेंगे तो I आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए कि U, तो T के बाद U आता है, तो यानी कि T जो शुरू रहेगा, यानी कि ऑप्शन A में भी T है और ऑप्शन डी में भी T है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि R के यहाँ जो T आया है तो वो 2 अंक जुड़ करके आना चाहिए। देखिए R के बाद S और T होता है, तो यानी कि R के बाद S और T, दूसरा अक्षर पर T है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो R, T के बाद R वाला होगा। T के बाद R देखिए यहाँ ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, TRUE। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी विशिष्ट प्रकार से एक समान है, उनमें से एक भिन्न है और उस भिन्न संख्या की पहचान करना है कि कौन सा भिन्न संख्या है। जी हाँ, भिन्न संख्या कौन सा है उसी को पहचानना है। तो दोस्तों इसमें से देखिए कि यहाँ जो है 67, 47, 17 और 57, इसमें से सभी जो है ये तीनों जो है अभाज्य संख्या है, जबकि 57 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ये तीनों पर गौर कीजिएगा तो ये एक और अपने के अलावे ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। लेकिन 57 जो है 19 में आता है, 19 तिया 57 होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 75 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जी हाँ, कौन सा 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि यह समीकरण सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस और भागा वाला जो चिन्ह है, माइनस और भागा का जो चिन्ह है, इसको बदलेंगे तो ये कैलकुलेशन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर देते हैं भाग का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देते हैं। जब पलट देंगे तो ये सही हो जाएगा, 50 कैलकुलेशन करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब देखिए यहाँ 27 में 13 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाता है, ये 40 होता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल 50 है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब माइनस और भागा,
माइनस और भागा को आपस में बदल दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।